Dr. Anita Singh, Associate Professor and Dean, Faculty of Home Science, श्री अग्र सिंह कन्या ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज वाराणसी। अनीता की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स उच्च रक्तचाप। हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर इज a long-term medical condition in which the blood pressure in the arteries is persistently elevated. WHO define hypertension is a condition in which systolic pressure exceed 160 mmHg and diastolic pressure exceed 95 mmHg. High blood pressure is not a disease but only a symptom indicating that some underlying disease is progressing. Means hypertension को disease नहीं है but एक symptom है, और किसी भी disease का symptom है। जो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है व्यक्ति का, तो इसका मतलब ये श्योर है कि निश्चित रूप से उसकी बॉडी में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती हैं। तो नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर है वो वैसे सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल एक व्यक्ति का 80 mmHg होना चाहिए। लेकिन अगर ये एक्सीड कर जाए तो टाइप ऑफ हाइपरटेंशन आ जाता है। टाइप ऑफ हाइपरटेंशन मीन्स 3 टाइप्स के होते हैं: माइल्ड हाइपरटेंशन, मॉडरेट हाइपरटेंशन एंड सीवियर हाइपरटेंशन। माइल्ड हाइपरटेंशन में डायस्टोलिक प्रेशर 104 mmHg, डायस्टोलिक जो है वो 90 to 104 mmHg, मतलब नीचे वाला जो प्रेशर है वो बढ़ता है। ये माइल्ड हाइपरटेंशन है। और जो मॉडरेट टाइप हाइपरटेंशन होता है उसमें 105 to 119 mmHg विथ मॉडरेट हाइपरटेंशन। और जो सीवियर हाइपरटेंशन की स्टेज आती है उसमें डायस्टोलिक प्रेशर 120 to 130 mmHg पर mmHg के हिसाब से इंक्रीज़ करता है। और सीवियर हाइपरटेंसिव कंडीशन बहुत ही सीरियस होती है, इस पे विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हाइपरटेंशन को मेज़र करने वाली मशीन होती है उसको स्फिग्मी मैनोमीटर कहते हैं। ये 2 तरह की मशीन आजकल मार्केट में है। पहले तो मैनुअल मशीन है और आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी आ रही है, लेकिन दोनों ही तरह की मशीनें बहुत कारगर हैं, सही हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाले में थोड़ा सा वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी करती हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सिम्टम्स इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। हाइपरटेंसिव जो लोग होते हैं या जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उस कई लोगों को हेडेक होता है, कुछ को हेडेक बिल्कुल नहीं होता। इम्पेयर्ड विज़न पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, एकदम ब्लंट हो जाती है, मतलब देखने में कभी कभी आइज़ में एकदम कालापन आ जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, और इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आती हैं वो है फेलिंग मेमोरी। फेलिंग मेमोरी का मतलब उनकी याददाश्त में कमी आ जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस टूट के आती है, सांस रुक के आती, लेने में थोड़ा तकलीफ़ होती है सांस लेते समय। पेन ओवर द हार्ट, जब वो पेशेंट जो है वो सांस ले रहा होता है तो हार्ट में ऊपर की तरफ पेन आने लगता है, वो भी इस साइड में पेन आता है। टायर्डनेस, थोड़ा जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा मतलब डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है तो तुरंत पसीने पसीने हो जाता है जो पेशेंट है और बहुत टायर्डनेस फील करता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है डाइटरी मैनेजमेंट का, कि इस समय पेशेंट को किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो है हाइपरटेंसिव है, तो हाइपरटेंसिव होने का जो एज ग्रुप आजकल है वो ज़्यादातर 40 है।
लेकिन स्ट्रेस तो बहुत तेज़ डेवलप हो रहा है, 30 से ही शुरू हो जाता है, 30 टू 40 इयर्स में भी हाइपरटेंसिव हो रहे हैं। तो हमें उनकी डाइट को स्पेशली ध्यान देना है कि एक तो स्ट्रेस को मैनेज करे डाइट, और स्ट्रेस जब मैनेज होगा तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर मैनेज हो सकता है। अदरवाइज़ डाइट अगर हम कंटिन्यू करें, जैसे हाई एनर्जी ले रहे हैं तो एनर्जी को हमें कंट्रोल करना होगा। हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट जो एडोलसेंट एज में हम लेते आए हैं, एडल्ट एज में भी हम वैसी ही डाइट अगर लेंगे या हम सेडेंटरी वर्कर रहेंगे तो हमारी कैलोरीज़ या एनर्जी उतनी बर्न नहीं करेगी। हमें इस समय केवल 20 किलो कैलोरीज़ पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए अगर हमारी एज 40 एबव हो चुकी है। और बॉयज़ हैं मतलब 30 टू 40 के बीच में तो 25 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट, फिर उसको एज के अकॉर्डिंग मैनेज करना होगा। और फॉर मॉडरेट वर्कर की मैं बात बता रही हूँ, अगर मॉडरेट वर्कर हैं, सेडेंट्री हैं तो 20 किलो कैलोरीज़ पर केजी बॉडी वेट, और मॉडरेट हैं तो 25 किलो कैलोरीज़ पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी के लिए जो भी लेना है वो हाई फाइब्रस डाइट लेनी चाहिए, जैसे मेज है और ज्वार है, बाजरा है, ये जो जितने भी मिलेट्स होते हैं, मतलब हम एकदम अगर मैदा टाइप की चीज़ें लेंगे तो वो हमें नहीं लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में हमें शुगर रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। मिठाइयाँ जितनी भी हैं, कैंडी, शुगर, चॉकलेट, इनको अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन बहुत हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन की ज़रूरत है, लेकिन प्रोटीन केवल 60 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ही ज़रूरी है, जो हमारी प्रॉपर न्यूट्रिशन को मेंटेन कर सकता है। इसके लिए पल्सेस, लेग्यूम्स इनको लेना चाहिए। फ़ैट में हमेशा इनको मतलब फ़ैट जो है वो वेजिटेबल ऑयल ही परमिट किया जाता है, तो वेजिटेबल ऑयल लेना चाहिए। और कम से कम फ़ैट, केवल 10 टू 15 ग्राम फ़ैट इज़ सफिशिएंट। फ़ैट को अवॉइड करना होगा, अदरवाइज़ ओवर वेट, ओबेसिटी की कंडीशन आ जाएगी। कार्बोहाइड्रेट जो कि ईज़िली अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्रेट हेल्प्स टू मैनेज हाई ब्लड प्रेशर। कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादातर जो है जैसे मल्टीग्रेन्स, प्लेन आटा न लेके मल्टीग्रेन्स वगैरह लेना चाहिए। मल्टीग्रेन अगर हम लेते हैं जिसमें चना, जौ, बाजरा ये सब मिला हुआ आटा होता है, वो हमारे लिए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। मैंने एक चार्ट से ये बताया है कि हाई ब्लड प्रेशर में कैसे डाइट लेनी चाहिए और टाइम क्या होना चाहिए। हर 2-2 घंटे का अंतराल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 9 AM ब्रेकफास्ट मस्ट है, यहाँ तक इतना ही समय पे ले लेना है, और 11 बजे कुछ मिड मॉर्निंग में कुछ ज़रूर लेना है, कोई फ्रूट लेना है, हैं। और फिर 1 बजे लंच पूरा लेना चाहिए। लंच हैवी होना चाहिए, महाराजा की तरह लंच होना चाहिए। और 4 बजे जो टी वगैरह ली जाए उसके साथ थोड़े से स्नैक्स, लेकिन रात का खाना 8 बजे तक ज़रूर खाना है और लाइट खाना है। अगर हम ऐसा करते हैं और खाने के साथ में सब चीज़ें, मतलब जो 5 फूड ग्रुप्स हैं खाने के, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व करना चाहिए। इसमें सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मल्टीग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें स्पेशली रेडिश यानी मूली ज़रूर प्रतिदिन खानी चाहिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। और जो टोटल फ़ैट है वो केवल डाइट में 15 ग्राम कंज्यूम करना चाहिए, कैल्शियम 500 मिलीग्राम और सोडियम 1000 मिलीग्राम, इससे ऊपर नहीं। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना, डायलिसिस डायस्टोलिक प्रेशर एक्सीड कर रहा है और माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर कंडीशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें डॉक्टर को पूरी तरह से डॉक्टर की एडवाइस पर ही सॉल्ट लेना चाहिए और एक्स्ट्रा टेबल सॉल्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। 1000 मिलीग्राम सॉल्ट सफिशिएंट है, और जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इसमें सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी सोडियम होता है। और 275 ग्राम्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट, 272 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन 40 ग्राम, प्रोटीन बहुत सफिशिएंट है। आयरन 17 मिलीग्राम आयरन दिया जा सकता है। तो यानी टोटल जो इनकी कैलोरीज़ इस डाइट से मिलेंगी वो 1600 किलो कैलोरीज़ पर डे के हिसाब से मिलेंगी।
रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। एज एक बहुत बड़ा चांस है, चांस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, मतलब एज जैसे जैसे अभी मैंने कहा 40 to 50 ईयर्स, ये मैक्सिमम 40 to 50 ईयर्स में हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है। अल्कोहल और स्मोकिंग, अगर कोई अल्कोहल ज़्यादा लेता है, स्मोकिंग लगातार करता है और डायबिटीज़ मेलाइटस है, DM इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर डायबिटीज़ है साथ में तो इसका रिस्क 4 गुना बढ़ जाता है। एक्सेसिव डाइट इनटेक ऑफ सोडियम, यदि उसको अलग से नमक खाने की आदत है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ लोग फ्रूट्स खाते हैं, सैलड खाते हैं, ऊपर से ढेर सारा सोडियम डाल लेते हैं, सॉल्ट डाल लेते हैं, तो वो कभी भी नहीं करना चाहिए। और जेंडर मीन्स मेल और फीमेल, तो आज मेल और फीमेल का तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फीमेल्स भी इक्वली उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन इस पे बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। जो मेल हैं, वर्किंग विमेन हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव वो विमेन हो रही हैं, और जो मेल हैं वो तो निश्चित रूप से बहुत टेंस होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो जिसके कारण उनमें भी हाइपरटेंशन होता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर पेरेंट्स में, नाना नानी, दादा दादी, फैमिली में किसी को भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रही है तो निश्चित रूप से रिस्क बढ़ रहा है। ओबेसिटी एक अनदर कॉज है, ओबेसिटी होगा तो हाइपरटेंसिव निश्चित होगा। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, कुछ भी हमारी लाइफ स्टाइल ऐसे ही है नॉर्मल सी, हम कुछ भी नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं जिसमें हमारी एनर्जी ज़्यादा लॉस होनी चाहिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे अंदर सारी एनर्जी स्टोर हो रही है और फैट के रूप में एडिपोज टिश्यूज़ में डिपॉजिट होती जा रही है, फिर हम ओवरवेट या ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। तो हमारी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल ना हो के मॉडरेट होनी चाहिए। और स्ट्रेस को हमें कंट्रोल करना तो बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें प्रतिदिन सुबह प्राणायाम और मेडिटेशन निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इन रिस्क फैक्टर से अपने आप को बचा सकते हैं। डू नॉट यूज़, हमें क्या नहीं करना है, सॉल्ट इन कुकिंग और एट द टेबल, हमें खाने में नमक बहुत कम और टेबल के ऊपर एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं रखना चाहिए। फ्रोज़न पीज़ जो हम फ्रीज पीज़ लेते हैं वो नमक से ही प्रिज़र्व किए जाते हैं। सेलफिश एंड ड्राई फिश ये सब सॉल्ट डाल के ही प्रिज़र्व होते हैं, इसलिए हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। प्रिपेयर्ड मिक्सेस, जितने भी रेडी टू ईट मिक्सेस आजकल मार्केट में मिलते हैं, इडली, डोसा और ढोकला, इन सब के जो मिक्स्ड आते हैं इनमें केमिकल साथ में सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट यूज़ बिस्किट्स, केक, ब्रेड, पेस्ट्रीज़, इनको अवॉइड करना चाहिए। चीज़ है और जो पीनट बटर होता है, सॉल्ट बटर होता है, उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बल्कि सॉल्ट फ्री आजकल बटर मिल रहा है और ये जो लो कोलेस्ट्रॉल बटर मिल रहा है इसको ले सकते हैं। केचप, ये सॉसेस, ये सब बिल्कुल नहीं, ये एक्स्ट्रा सॉल्ट इनके द्वारा हमको मिलता है तो इन्हें अवॉइड करना चाहिए। प्रिकल्स यानी अचार हैं, केन फूड्स हैं, जितने भी टिन्ड या केन फूड्स होते हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। एंड हाईली सॉल्टेड फूड्स जो हैं वो उनको टोटली अवॉइड करना चाहिए। अगर हम ऐसा अपनी डाइट में करते हैं तो निश्चित रूप से हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।